दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा भरतपुर का जाट राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी रखा। 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया। चूड़ामन 1695 से 1721 ईस्वी भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था। चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में दावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट ने खचवा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थोन नामक स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया। बदन सिंह 1723 से 1756 ईस्वी। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि एवं जागीरें प्रदान की। बदन सिंह ने जीट डीग को अपना निवास बनाया और वहां एक सोदढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जल महल बनाए, बाग बगीचे लगाए। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुमेर, भरतपुर व वेर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया। बदन सिंह सख्त शांति प्रिय शासक था। उसने जाट कछवा मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया। 1756 में डीग में उसकी मृत्यु हो गई। महाराजा सूरजमल 1756 से 1763 ईस्वी। महाराजा सूरजमल बदन सिंह 1753 ईस्वी का पुत्र और उत्तराधिकारी था। महाराजा सूरजमल बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी युद्ध 1743 से 1750 में इसने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया। 1760 ईस्वी में यह अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया, मगर मराठा सेना ने सदाशिव राव भाव के व्यवहार से खिन्न होकर यह भरतपुर लौट आया। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी। 1763 में रोहेलों के विरुद्ध युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था। यह सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण है। महाराजा सूरजमल के बारे में लिखते हुए कालिका रंजन कानूनगो ने लिखा, उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाला दम्य भावना विद्यमान थे। करौली का यादव वंश। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ता है। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई। इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। 1338 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया। गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया।
महाराजा हरबख्शपाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजी से संधि कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। 1852 में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल 1854 से 1869 को करौली का शासक बनाया गया। परमार का शाब्दिक अर्थ शत्रुओं को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति के कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणी वराह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद धरणी वराह ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। विक्रमदेव का प्रपौत्र धारावर्ष 1163 से 1219 ईस्वी आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। इसने मोहम्मद गौरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया। उसने सोलंकियों की दीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडौल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सामंत सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूण वसई नामक नेमिनाथ मंदिर बनवाया। 1311 ईस्वी के लगभग नाडौल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी। मराठों का राजस्थान में प्रवेश। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी भी मराठा सेना नायक ने राजपूताना में प्रवेश नहीं किया। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारस्परिक गृह कलेश के कारण राजपूताना में भी मराठों का प्रवेश हो गया। राजस्थान में पारस्परिक गृह कलेश के मुख्य 3 केंद्र बन गए: बूंदी, जयपुर और जोधपुर। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। स्वाय जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। उसके राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जयसिंह का बहनोई था। 1727 ईस्वी तक साले बहनोई में घनिष्ठ संबंध रहे, फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। अंत में बिल्कुल टूट गए और दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। महाराव बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन खचवा रानी से घृणा करने लगा और अपनी चुड़ावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने खचवाई रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया। इस पर जयसिंह का क्रोधित होना स्वाभाविक था, अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासनच्युत करने का निश्चय कर लिया। जब महाराव बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर हुआ था तो उसकी अनुपस्थिति में जयसिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। जयसिंह की इस कार्रवाई ने कुछ ही वर्षों बाद मराठों को राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका दे दिया। 1732 में जयसिंह
ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया। जय सिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की हत्या भी करवा दी। इस घटना ने खचवाई रानी को जय सिंह का विरोधी बना दिया। उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया और मराठे इस अवसर की तलाश में ही बैठे थे। अतः 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई कर दी। 4 वर्ष के संघर्ष के बाद 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। बूंदी ने महाराव उमेद सिंह यह बुद्ध सिंह का पुत्र था। इस समय बूंदी अफीम व शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। का शासन स्थापित हो गया। अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कछवा रानी ने होलकर के राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया। चूँकि उमेद सिंह अभी छोटा था, अतः प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया। प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा भाई था। होड़ा सम्मेलन। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासन की असफलता और राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान, यद्यपि यह नाम उस समय प्रचलित नहीं था, के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के लिए आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए स्वाई जय सिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को होड़ा में एकत्रित करने का प्रयास किया। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान होड़ा में सम्मेलन प्रारंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। सम्मेलन में स्वाई जय सिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का भक्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौल का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश शामिल या उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे। एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे। यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो वह अपने पुत्र अथवा भाई को भेजेगा, किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कभी धरातल पर नहीं उतर पाई। प्रत्येक शासक के अपने स्वार्थ थे, इसलिए उनमें एकजुटता स्थापित होना असंभव था। होड़ा सम्मेलन इस प्रकार असफल प्रयास साबित हुआ। इसके बाद है जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष 1708 में स्वाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कौवर बाई से विवाह किया। विवाह से पूर्व जय सिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र को ही, चाहे छोटा ही क्यों न हो, जयपुर के राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही गई थी। तत्पश्चात 1722 में जय सिंह की खींची रानी सूरज कंवर से एक पुत्र ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ। 1728 में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कौवर ने एक पुत्र माधो सिंह उत्पन्न हुआ। अतः जय सिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकार संघर्ष निश्चित हो गया। सितंबर 1743 में स्वाई जय सिंह की मृत्यु के बाद ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा, किंतु माधो सिंह ने 1708 के इकरारनामे के अनुसार जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में गृह क्लेश आरंभ हो गए। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने के प्रयत्न आरंभ हो गए। माधो सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई। इसके बदले होलकर को
20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया गया। उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। फरवरी 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके सहयोगियों को परास्त कर खदेड़ दिया। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि कालपी भेजा और सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने भेजा। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर पुनः भीषण युद्ध हुआ। राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह विजयी हुआ। राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह मेवाड़ का शासक की ओर से अधिक रुपया देने का लालच दिया गया, तब ऋण भार से दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधो सिंह का पक्ष ले लिया। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया और उसे माधो सिंह को 4 परगने देने और उमेद सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने तथा मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने को विवश होना पड़ा। बगरू का युद्ध अगस्त 1748 ईस्वी के बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वायदा किया था वह उन्हें नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उससे जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपए के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से खुश न था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को ये सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर 13 दिसंबर 1785 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों से अपने को आज़ाद कर लिया। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलवा कर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठाया। माधो सिंह के गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था। 10 जनवरी 1751 को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक बाजारों, मंदिरों और कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों को कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन यहीं से आरंभ हुई, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई। जयपुर राज्य और मराठों के मध्य छूत को लेकर बार बार विवाद होता था। फलस्वरूप मराठे महादजी सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूटमार मचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था।
प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से गठबंधन किया तथा शिवपुर व करौली के शासकों में भी इस संघ को सैनिक सहयोग दिया। इनके अतिरिक्त महादजी सिंधिया का साथी मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया और अतः 28 जुलाई 1787 को लालसोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों, महादजी सिंधिया और राठौड़ कछवा गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। महादजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठे राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 को पाटन का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली। राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक प्रयास और किया। उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार भी विजय मराठों के हाथ ही लगी। अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुई, किंतु विवाह से पूर्व ही भीम सिंह की मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय कर दिया, पर इस रिश्ते को मारवाड़ के नए शासक मान सिंह ने मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय किया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठा एवं अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ व मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुआ। मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा। उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। अंत में 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी के जीवन की समाप्ति के साथ इस विवाद का पटाक्षेप हो गया। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे काला अध्याय था। जोधपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई और यह कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई भक्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। जून 1749 में अभय सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। नवंबर 1750 में भक्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर उसे जोधपुर की गद्दी हथिया ली। राम सिंह भागकर जयपुर आया और माधो सिंह से शरण प्राप्त की मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 में जब भक्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। 21 सितंबर 1752 को भक्त सिंह की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः जून 1753 ईस्वी में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी
पर बैठाने के लिए जयपाल सिंधिया को जोधपुर आक्रमण करने भेजा। 15 सितंबर 1753 ईस्वी को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में शरण ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में न था। वह उनसे संधि करने को विवश हो गया। फरवरी 1756 में इनके बीच संधि हुई। इस संधि की शर्तें इस प्रकार थी, जिसमें अजमेर और गढ़बीटी तारागढ़ मराठों के अधिकार में रहेंगे। जालौर सहित आधा मारवाड़, जिसमें सांभर, मारोठ, सोजत, पर्वतसर, केकड़ी के 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर, मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपये मराठों को देना स्वीकार किया, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष में, शेष राशि आगामी 2 वर्षों में 2 किस्तों में देनी थी। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपये देना स्वीकार किया। जोधपुर राज्य 1.5 लाख रुपये वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा और राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा पर अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र था। राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप आरंभ हो गया। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। प्रश्न बन सकता है, ऐसे कौन से राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे? बीकानेर और जैसलमेर राज्य जो मराठों की लूटमार से बचे रहे, से संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न नहीं रहे। अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई। इसमें बहुत चयनात्मक प्रश्न है, जो भी देख लेते हैं। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? इस प्रश्न का सही जवाब है हनुमानगढ़। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रबरदाई। पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? ऑप्शन बी रतन सिंह। पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1182। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? ऑप्शन ए मेवाड़। दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉपिक। इसमें हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नए चैप्टर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।